बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, सभी को इसका इंतज़ार है। तजिए किए जा रहे हैं, तबसरे किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की बातें सामने आ रही हैं। और आज भी हमारे साथ भी एक ऐसे ही मेहमान हैं, मुल्क के सीनियर सियासतदान, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सरबराह जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। क्योंकि मुल्क की सियासत के अंदर उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, जानते हैं कि मुल्क की सियासत में अदम एतमाद की तहरीकें किस तरह पेश होती रहीं और किस तरह नाकाम होती रहीं। फिर बलूचिस्तान का बड़ा सियासतदानों का एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ हुकूमतें शायद ज़्यादा तेज़ी से बदलती हैं और जिस तरीके से बदलती हैं इससे भी सरदार अख्तर जान मैंगल साहब बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ पहले आपको बताएंगे कि आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जलसे आम से खिताब करते हुए अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया है और उसी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वो तीन उन सियासतदानों को जिनके बारे में वो एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ, इनको छोड़ेंगे नहीं और इनको शिकस्त भी देंगे। और साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए एक नया बयानिया दे दिया कि उन्हें आटा, चीनी, पत्ती, दाल और आलू, टमाटर, प्याज इनकी कीमतों से गर्ज नहीं। वो पाकिस्तान को एक कौमी जो है पूरे मुल्क के अंदर अवाम को एक अजीम कौम बनाने के लिए निकले हुए हैं और इसीलिए उन्होंने 25 साल इस पर सर्फ किया कि मुल्क जो है एक अजीम कौम बन जाए पाकिस्तान। लेकिन इसलिए इन चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया। महंगाई का शायद यही जवाब हो सकता था। मुल्क के अंदर महंगाई है, आम आदमी को खाने को कुछ नहीं मिलता, उसके लिए रोज़मर्रा की जो अशिया हैं उसकी पहुँच से बाहर हो गई हैं। लेकिन खान साहब ने आज एक आवाम को एक नया नज़रिया दे दिया है कि ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो आपको अजीम कौम बनाना है। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। अगर आप तारीख में देखें तो आपको ये वाक़या भी याद होगा कि शाहजहां ने अपने वज़ीर से कहा कि जाओ मेरे चारों शहज़ादों के बारे में दरियाफ़्त करो कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है, किसको हुक्मरानी के मनसब पर फायज़ होना चाहिए। तो वज़ीर ने चारों शहज़ादों से इंटरव्यू किए। एक ने कहा कि उससे के साथ फ़लसफ़े की बात की जाए, उसके साथ तसव्वुफ़ की बात की जाए। दूसरे ने कहा वो बड़ा बहादुर है, उससे जंग की बात की जाए। और तीसरे ने कहा कि ये चीज़ों की अशिया ज़रूरत की कीमतें, आटा की कीमतें, दाल की कीमत, ये जानना बादशाहों का काम नहीं है, ये निचले अमले का काम है। लेकिन चौथे जो शहज़ादे थे उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि इस वक्त पूरे इस रीजन के अंदर किस शहर में आटे की कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है, एक एक कीमत से वो वाकिफ़ थे। तारीख़ ने साबित किया कि वो तीनों शहज़ादे हुक्मरानी के मनसब पर फायज़ ना हो सके और जिसे आटे, चीनी, दाल और चावल के निर्ख का मालूम था, पता था, औरंगज़ेब आलमगीर वही हुक्मरानी के मनसब पर फायज़ हुए। हुक्मरानों का काम होता है जो अपनी आवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना मुआशी लिहाज से और उसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को देना। ये नहीं हो सकता कि आप किसी से कहें कि वो भूखा मर जाए, भूखों पेट रात को सो जाए, लेकिन वो एक नज़रिया लेके सोया रहे कि जी मेरे पास एक आइडियालॉजी है, मुझे कुछ खाने को नहीं चाहिए। खान साहब की इस मंतक का जवाब खान साहब भी दे सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार अख्तर जान मैंगल। उनसे पूछेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक जो है उसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बलूचिस्तान के मसाइल का भी तज़किरा होगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आप तवील अरसे से सियासत में हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो कभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, इस बार आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे तहरीक एतमाद कभी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जो भी हुकूमत बनी है वो मेजॉरिटी के साथ बनी है और या तो उसने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की है या तो फिर किसी तरीके से जो उस हुकूमत को एक ज़माने में 58(2)B के तहत जो है निकाल दिया जाता था। जी जी। अब इस वक्त अब अगर देखें, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है नंबर्स पर, ठीक है, और जो नंबर्स इस वक्त हैं अपोजिशन के पास, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी।
ठीक है, लेकिन सरदार साहब क्या लगता क्या है कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है सियासी वो बड़ा अरूज पर जा रहा है और हुकूमत मुसलसल राब्ते कर रही है अपोजिशन के लोगों से भी और साथ साथ अपने इत्तेहादी उनके साथ भी। क्या इत्तेहादी उनके साथ राज़ी रहेंगे, उनके साथ देंगे, या कुछ इत्तेहादी अलग भी हो सकते हैं? देखें, एक तो इत्तेहादियों को इससे पहले उनको राज़ी करना चाहिए था, जो बदकिस्मती से वो ना कर पाए। और हम भी एक ज़माने में उनके इत्तेहादी थे, जिसको 2 साल हुए उनसे अलग हो गए हैं। और अभी भी इत्तेहादी को साथ रखने के लिए कम से कम वो अपना लहजा और अपनी उस ज़बान में कुछ शाइस्तगी लाते तो शायद ही वो इत्तेहादी उनके साथ रहते। लेकिन जिस तरह का वो मिजाज इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में लग रहा है वो खुद ही उस किश्ती में छेद करना चाहते हैं। लेकिन सरदार साहब, अगर उनका लहजा यही रहता है और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि लोग उनसे नाराज़ फिर तो हो सकते हैं, फिर अपोजिशन की तहरीक आपको अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती दिखाई क्यों नहीं देती? नहीं, मैंने कहा जी अपोजिशन की तहरीक जो है कामयाब बिल्कुल दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो अपोजिशन के नंबर, क्योंकि अपोजिशन के जो इत्तेहादियाँ हैं, अपोजिशन में शामिल जो जमातें हैं, वो तो नाराज़ नहीं हुए हैं। अगर दरार पड़ी है तो हुकूमत के अपनी पार्टी में और हुकूमत की अपने इत्तेहादियों में, और जिसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि वो नाराज़ हैं या नाला हैं उनके अपने रवैये की वजह से। आप भी उनके इत्तेहादी रहे हैं, आपके साथ भी रब्ता करने की कोशिश की है वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने, या PTI के किसी रहनुमा ने कि सरदार साहब आप वापस आएँ, साथ दें हुकूमत का इस मुश्किल वक्त में? नहीं जी, ना उन्होंने ज़हमत की और ना ही हम जो है इस उम्मीद करते हैं कि वो हमसे रब्ता करेंगे, क्योंकि हमने जो अपने नाते एक बार उनसे तोड़ दिए, वो उनको वाज़ेह क्लियर हमने मैसेज दे दिया था। और जिस वक्त से हम अपोजिशन में हैं, हालांकि उस ज़माने में हम आज़ाद बेंचेस पर बैठे हुए थे, लेकिन जब से हमने अपोजिशन ज्वाइन की हुई है तो हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, और उनको भी ये मालूम है कि ये राब्तों से आने वाले नहीं हैं। अभी सरदार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन जलसे कर रही है तो वज़ीर आज़म साहब भी जलसे कर रहे हैं, वो भी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। एक टेंशन की कैफियत पैदा हुई है इस वक्त सियासत के अंदर। वज़ीर आज़म का ये फैसला दुरुस्त लगता है आपको कि वज़ीर आज़म भी खुद जलसों से खिताब करने निकल पड़े हैं? फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को या नुकसान होगा इसका? देखें, जलसे जितने भी करें, काउंट जो होगा वो हाउस के मेंबर्स काउंट होते हैं। इलेक्शन कैंपेन तो नहीं है कि वो जलसे करके जो है अवामी राय हमवार करना चाहते हैं। ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं कौमी असम्बली के, उनके ज़रिए से आनी होगी। और जब तक कि वो उनके साथ नहीं देते, वो जितने भी जलसे करें, जितने भी एहतजाज करें, वो मेरे ख्याल में बेमायने होंगे और बेफ़ायदा होंगे। सरदार साहब, आपके अपोजिशन जमातों के साथ भी राब्ते हैं, आप उनके साथ हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद में भी आप उनका साथ देंगे। अपोजिशन क्या वाकई जो जिस तरह बात कर रही है कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं, ये जो एतमाद उनका है, ये वाकई सही है, दुरुस्त है कि वो अपनी मतलूबा तादाद पूरी कर चुके हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये अपोजिशन की तादाद तो वो थी जो पहले थी, तो क्यों ये मूव पहले नहीं हुआ? आज जो मूव ये हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर पूरे हैं जो ये मूव किया गया है। और उनकी अपनी जो है हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाता है कि वो अक्सरियत खो बैठे हैं। सरदार साहब, इमरान खान साहब एक नया बयानिया अवाम में लेकर जा रहे हैं। आज फिर उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर जो तनकीद की थी उसको दुरुस्त करार दिया है। वो समझते हैं कि शायद इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उनको हटाना चाहती है। ये बयानिया वो पब्लिक में लेकर जा रहे हैं, ये बयानिया दुरुस्त है और क्या पब्लिक के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, ये इस वतीरा रहा है यहाँ के हुक्मरानों का कि जो कुछ यहाँ पर सानिया भी होता है तो वो कहते हैं कि जी इसमें बैरूनी क़ुव्वतों का ताल्लुक़ है या उनका कोई किरदार है, यहाँ कोई वाक़या हो जाता है तो वो हमेशा अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के बजाय हमेशा उन्होंने जो है उंगलियाँ बैरून मुल्क पर उठाई हुई हैं।
अब भी जो मौजूदा हुकूमत है जिस तर्ज से वो इस अदम एतमाद की तहरीक को जो है बैरून मुल्क का एक वो किरदार कहते हैं, मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो है अपने आप की अपनी किश्ती को बचाने के लिए वो एक तरीक़ार इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो चाहते हैं कि शायद पब्लिक की सिंपैथी हासिल करें, क्योंकि एक पब्लिक में एक सेंटिमेंट्स हैं जी कि वेस्ट के ख़िलाफ़ या बैरून मुल्क के ख़िलाफ़, क्योंकि इन 70-72 सालों में हमने हमसाए अच्छे हमसाए तो नहीं बनाए, हमने किसी भी ममालिक के साथ अपने डिप्लोमेट जो पॉलिसियाँ हैं वो बेहतर नहीं की, तो उसको बहाना बना के और उसी वजह से हमने अपनी आवाम के जो जहन है उसी तरफ ले आए। तो वो आखिरी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं नाकाम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो भी गया तो अपने आप को एक सियासी शहीद शुमार करके अगले इलेक्शन की तैयारी करें, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाज़ लोग समझते हैं अगर अपोजिशन की तहरीक नाकाम होती है तो अपोजिशन जमातों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि फिर उसके बाद मैं खुद निपटूंगा, खुद देखूंगा, जेलों में डालूंगा। अपोजिशन पर मुश्किल वक्त आ सकता है। इस वक्त अपोजिशन के लिए कौन सा अच्छा वक्त आया है जो मुश्किल वक्त आया? जेलों में भी सब गए हैं, सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं, और एक हुक्म के मुताबिक जेलों में भी डालने के लिए कोई कानून, कोई कवानीन होंगे ना जी। ऐसे ही लोगों को पकड़ कर आप जेलों में डालेंगे तो ना ये जमहूरियत के लिए अच्छा अमल होगा, ना ही इस मुल्क के लिए अच्छा अमल होगा। सरदार साहब, इमरान खान साहब के आप इत्तेहादी बने, कुछ नुकात पर मुआहदा हुआ आपका, आपने इमरान खान साहब के साथ अलहदगी इख्तियार की। एक तो ये बताइएगा कि उसके बाद से हुकूमत की गवर्नेंस आपको कैसे लगी? जब आप उनके इत्तेहादी थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले, वज़ीर आज़म बनने के बाद, उसका आप तजिया कैसे करते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म बनने के बाद हमेशा जो कोई भी होता है उसका तर्ज कुछ और होता है, हुकूमत में आने के बाद कुछ और होता है। यही इमरान खान का रहा है, और उनकी जो कारकर्दगी है, मेरे ख्याल में उनकी कारकर्दगी, जब हम उनके साथ इत्तेहादी भी थे, हमने उनकी तमाम उस गलत अमल की निशानदी भी की और उस पर तनकीद भी की, लेकिन उसके बाद जो है जिस अंदाज में उसने गवर्नेंस की है, मेरे ख्याल में वो उसने पाकिस्तान की तारीख़ की वो मिसालें कायम कर दी कि किसी ने भी इस तरीके से हुकूमत नहीं की जिस तरीके से इमरान खान ने की है, जिसके असरात जो है ना कि सिर्फ अपोजिशन पे बल्कि इस मुल्क की 20 करोड़ अवाम तक आके पहुँच चुके हैं। सिस्टम सरदार साहब चलता रहेगा, क्योंकि शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, बड़े एक अहम ओहदे पर फायज हैं। वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि फिर 10 साल के लिए इंतखाबात दूर चले जाएं। ऐसी नौबत आ सकती है? देखें, उस को तो कोई नहीं रोक सकता। जब वो चाहेंगे तो ना वो मुझसे पूछेंगे भाई, ना आपसे पूछेंगे, ना ही शेख रशीद से पूछेंगे। हालात अगर ऐसे बना दिए गए तो इसका नुकसान सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, ना कि सिर्फ अपोजिशन को होगा, ना ही हुकूमत को होगा, मुल्क को होगा। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक जमहूरी अंदाज में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है उसका मुकाबला करें। अगर उनके पास अक्सरियत है तो वो डट के हुक्मरानी करें, अगर उन्होंने अक्सरियत खो ली है और वो अक़लियत में तब्दील करें तो ये उन पर लाजम है कि वो हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं। सरदार साहब, इस वक्त भी जो मुहाज़राई की कैफियत है, एक दूसरे के खिलाफ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, लोगों का सियासतदानों के ऊपर से एतमाद उठता है। इमरान खान साहब जलसों से खिताब करते हुए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर जवाबी वार होते हैं। क्या सियासतदान अभी तक मैच्योर नहीं हुए? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान मैच्योर नहीं हुए और मुसलसल उनकी मुहाज़राई तीसरी कुव्वत को दावत देती रही है। देखें, ये एक बदकिस्मती है, हमें ये एडमिट करना चाहिए। दुनिया में भी कहीं पे भी कोई भी चीज़ जब एक बार जब वो वजूद में आती है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैच्योर होती जाती है। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज से 20 साल की सियासत को या आज से 50 साल की सियासत को देखें और आज की सियासत को देखें, वो अरूज के बजाय जवाल की तरफ आ गई है। और इसमें इसकी वजूहत हैं इसके पीछे,
क्योंकि हमने कभी भी इस मुल्क में जमहूरियत को फलने नहीं दिया। जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर थे उनको तो या तो हमने रास्ते से हटा दिया या उनको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर अपनी हैचरी में बनाए हुए जब सियासतदानों को आप लाएंगे जिनको सियासत का के जो है ना हुर्फ तहजी से भी ना वाकिफ़ हैं, तो सियासत का आलम ये होगा जो आज हो रहा है। लेकिन अगर इमरान खान साहब एक सख्त रवैया अपनाते हैं, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो ना पार्लिमानी है ना सियासी है, तो अपोजिशन के रहनुमाओं को भी क्या ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? होनी तो नहीं चाहिए जी, क्योंकि अपोजिशन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अपोजिशन जितनी भी उन पर तनकीद करे, हुकूमत को जो है ना हौसले का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए उसमें, और उसको फेस करना चाहिए। अगर वो तनकीद कर रहे हैं तो उस तनकीद का मुस्बत जवाब दें। अगर हुकूमत जो एक ज़िम्मेदार रियासत की कमान उनके हाथ में है, जब वो रवैया और इस तल्ख ज़बान में उनका जवाब देगी और उससे बढ़कर वो जवाब देगी, तो ज़ाहिर अपोजिशन, मैं ये नहीं कहता अपोजिशन भी ठीक कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो हुकूमत पे आती है कि वो अपने रवैये में नरमी लाएं और सियासत के उस दायरे में रहते हुए उनको जवाब दें। सरदार साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और वहाँ पे तरीक़ाकार क्या होगा, सियासी जमातें, अपोजिशन की जमातें किसको नया वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नामज़द कर सकती हैं अगर वहाँ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हुकूमत, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जब जलसों से खिताब कर रहे हैं, एक बात फिर दोहराते हुए नज़र आते हैं कि उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा। आप समझते हैं जैसे कि माजी में हुक्मरान कहते रहे कि उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, इमरान खान साहब का भी ये बयानिया पॉपुलर हो पाएगा? अपोजिशन हो या कोई और हो, उनकी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनती रही? देखें, अपोजिशन का तो ये हक बनता है कि वो हुकूमत के सामने रुकावटें खड़ी करें, उसके मनफी कामों की जो है इक़दामात की जो है निशानदेही करें। अभी डिपेंड करता है कि हुकूमत के पर कि वो उन ऑब्स्टिकल्स को जो उसके सामने लाए जा रहे हैं वो किस अंदाज में उस ऑब्स्टिकल को अबूर करती है। हाँ, चलने नहीं दिया जा रहा है। अब 3-4 साल में एक बच्चा भी पैदाइश के बाद जो है चलना सीख जाता है। अगर अभी तक भी वो चलना नहीं सीखें तो मेरे ख्याल में इसकी फिर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है इनको, जो चल नहीं पा रहे। सरदार साहब, ये बताइएगा कि अभी अपोजिशन जमातों का एक बड़ा अहम इजलास भी होने वाला है, उसमें कुछ फैसले मुतवक्को हैं, कुछ आप हमें बताएंगे कि उसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? मैं अभी तो उस बारे में कुछ आपको बताने से कासिर रहूँगा, क्योंकि जब तक वो मीटिंग नहीं हो जाती और मीटिंग के बाद ही कोई फैसले होंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर सकूँगा। इस वक्त तो ना मेरे पास कोई ऐसी मालूमात हैं, अगर हो भी तो शायद मैं आपके साथ इस वक्त शेयर ना कर सकूँ। सरदार अख्तर जान मैंगल को आसफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनके हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं माजी के अंदर, अब एतमाद है कि जो सोच या जो मंशूर आप रखते हैं बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से, जो आप पॉलिसी रखते हैं, उस पर अपोजिशन के ये रहनुमा आपका साथ देंगे? देखिए, हमने तजुर्बात तो बहुत किए हैं और जिन हजरात का आपने नाम लिया उनकी हुकूमतें पहले भी आए, हमें काफ़ी मायूसियाँ हुई हैं, वो जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। लेकिन पीटीआई के साथ जो हमने एक रिटन मुआहदा किया था, वो रिटन मुआहदे उनके साथ हमारे नहीं हो पाए थे। लेकिन अब भी जो भी बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं और जिन इश्यूज़ की बुनियाद पर हम मुंतखब होकर यहाँ पर आए हैं, ये इश्यूज़ हमने पहले भी अपोजिशन के जो पीडीएम के हमारा इत्तेहाद रहा है उनके सामने रखे हुए हैं और उनकी हमने जो है ना तर्जुमानी पीडीएम के जलसे में भी किए। अब जो इस हुकूमत के बाद नई जो हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर है हम उनके नुकात उनके सामने रखेंगे। अगर उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उनको अमल दरामद किया, वेल एंड गुड, हम उनके साथ हैं। अगर हस्ब रवायत बलूचिस्तान को फिर लॉलीपॉप पे जो टरखाया गया, हम अब काफ़ी बड़े हो गए हैं सियासी हवाले से भी, हम लॉलीपॉपों पर पहले भी ना हमने गुजारा किया है, ना आइंदा की करेंगे। अपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है? फौरी इंतखाबात
या हुकूमत साजी करके बाकी मुद्दत पूरी की जाएगी? देखिए, पहले इस मरहले से तो हम निकल लें जी। इस मरहले से निकलने के बाद ही तो फिर ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अब हमारा आइंदा का लाएमल क्या होगा। तो ज़ाहिर है सब तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों की क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद है, उनकी जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो बैठ के फिर आइंदे का लाएमल तय करेंगे। बलूचिस्तान से भी कुछ खबरें हैं सरदार साहब इस किस्म की कि वहाँ पे भी तहरीक एतमाद की तैयारी की जा रही है, और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके कुछ लोग भी अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? देखें, बलूचिस्तान में एक तहरीक एतमाद लाई गई थी जाम कमाल ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसके बाद कुद्दूस बिज़न जो उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जिसका ताल्लुक़ जाम कमाल ख़ान का भी था, उसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया है। इस वक्त तो कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई अपोजिशन के सामने। हमारे आज भी अपोजिशन के MPs यहाँ पर मौजूद थे, ना ही उनसे कोई इस तरह का रब्ता किया गया है, ना ही उन पार्टी क़यादत के साथ इस तरह का कोई रब्ता किया गया है अभी तक। तो बुनियादी तौर पर वफाक और पंजाब ही टारगेट होंगे इस वक्त अपोजिशन का? बलूचिस्तान तो हो चुका है टारगेट एक बार, मेरे ख्याल में अब उनकी बारी है। सरदार साहब, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं, जिनसे अब वज़ीर आज़म के जो नुमाइंदे हैं वो बड़ी तेज़ी से मुलाकातें कर रहे हैं, MKM पाकिस्तान से भी आज मुलाकातें होंगी, तरीन ग्रुप साहब और अलीम खान साहब ग्रुप के साथ भी राब्ते बड़े तेज़ कर दिए गए हैं, ये राब्ते नतीजा खेज साबित हो सकते हैं हुकूमत के लिए, या आप समझते हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म हो, MKM हो, खासे दूर जा चुके हैं? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना जी, अब काफ़ी देर हो चुकी है, और जो हम सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन पार्टियों का MQM है, PMLQ है, या कोई दूसरी जमातें हैं, उनका जो रद्दअमल हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत को उनसे मायूसी होगी और कुछ नहीं मिलेगा हुकूमत को। अब बतौर सीनियर सियासतदान 4 साल के बाद, जी सरदार साहब, 4 साल के बाद उनको अपने एहतियाती याद आए हैं, 4 साल के बाद उनकी ग्रीवियंस उनको याद आ रहे हैं। अभी वो 4 साल में उनके उन ग्रीवियंस को वो हल ना कर सके, तो 1 साल में उनके उन मुतालबात को या उनके वो जो ग्रीवियंस है उनको कैसे हल कर सकेंगे? सरदार साहब, इमरान खान साहब एक धमकी मुसलसल दे रहे हैं कि इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, सड़कों पर निकला हुआ इमरान खान बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपने मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे हैं, हुकूमत से निकलने के बाद इमरान खान इतने ही ख़तरनाक हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं? देखें, इंसान ताकत और उस ताकत का इस्तेमाल तब करता है जब वो हुकूमत में हो और हुक्मरान हो। जब हुक्मरानी से वो दस्तबरदार हो जाए या फारिग हो जाए, तो उसके ताकत का तवाज़ुन वो नहीं रहता जो एज ए हुक्मरान रहता है। हाँ, एहतजाज तो करेगा जो एज ए पोजीशन में बैठ के कर सके या पार्लियामेंट में कर सके, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं हो सकता है जितना वो ख़तरनाक अपोजिशन के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए एज ए हुक्मरान था। मेरे ख्याल में अपोजिशन में रहते हुए इतना ख़तरनाक नहीं रहेगा, और लोगों का भी अब उस पर शायद वो एतमाद ना रहे जो 2018 से पहले था उन पर। क्या सरदार साहब, आपको भी लगता है कि अपोजिशन में जाने के बाद इमरान खान साहब अगर मुहाज़राई करेंगे तो एक नई सियासी जो है मुल्क के अंदर मुहाज़राई बढ़ेगी, ये मुतमल हो सकता है मुल्क इस सूरत हाल का, सियासी जमातें फिर सड़कों पर हों, एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़राई कर रहे हों? देखें, अगर यहाँ की पार्लिमानी सियासी तारीख़ को देखा जाए तो उसमें हमेशा हुकूमत और अपोजिशन में मुहाज़ार रही है, और ये यहाँ पे नहीं रही है दूसरे ममालिक में भी रही है, लेकिन उस मुहाज़ाराई के इखलाकी कुछ दायरे होते हैं जिसमें रहते हुए उन्होंने मुखालफत की है और एहतजाज भी किया है, एक दूसरे पर तनकीद भी की है। लेकिन ये बदकिस्मती रही इस मुल्क की कि यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत जो है ना, ऐसा लगता है तो वो अदली एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, और मुल्क हुकूमत को गिराने नहीं बल्कि लगता है कि वो
किसी मुल्क को फतेह करने जा रहे हैं। ये इस तरह की अगर रवायतें रहीं, इस तरह का अगर जहन रहा, तो ज़ाहिर है इसका अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को ही पहुँचेगा। सरदार साहब, बलूचिस्तान में हमेशा एक वज़नदारी की सियासत रही है, शायद वह सियासी मुखालफत भी एक अखलाकी हदूद और क़यूद के अंदर होती रही है। उसके असरात हमने बाकी सूबों के अंदर कम देखे हैं। पंजाब और सिंध के अंदर जिस किस्म की आजकल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्या कभी आपने अपनी सियासी तारीख में बलूचिस्तान में भी होती देखी है? देखिए, बलूचिस्तान में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमने उन रवायतों के दायरे में रहते हुए मुखालफत की है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर कोविड-19 जिस अंदाज में जिस तरह फैला है इस मुल्क से, जो है ना, वो बलूचिस्तान में भी आके फैला। बलूचिस्तान भी उससे कुछ बचा हुआ नहीं है। यही जो बदअखलाकी के जो असरात हैं वो बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान की असम्बली में उन नुमाइंदगान जिनको कोई अपने हल्के से मुंतखब वो हो ही नहीं सकता, जिनको मुंतखब करके लाया है, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन के तहत जिनको लाया गया है, उनका रवैया भी तकरीबन इसी तरह है। सरदार साहब, सोशल मीडिया पे अब हम देखते हैं बलूचिस्तान से आपके भी ट्वीट्स कभी सख्त सामने आते हैं। बलूचिस्तान में भी ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू हुआ है। सोशल मीडिया ने ये असरात जो है वो हर जगह पे मुंतकिल किए हैं, इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जा रहा है। बिल्कुल जी। देखें, हमेशा कोई भी चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार होते हैं जी। अगर उसको आपने किसी मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया है तो उसके नताइज भी मुस्बत नज़र आएंगे। लेकिन ये हकीकत है और ये बदकिस्मती है इसमें कि हमने सोशल मीडिया को ना कि सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने उसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसको मनफी और बदअखलाकी तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया है। सरदार साहब, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा मैं, आप इसका जवाब अगर देना चाहें तो। आप एक वज़ादार सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको अपने मुखालफ सरफराज बुगटी साहब को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ब्लॉक करना चाहिए डिबेट की बजाय? देखें, जब अखलाकी दायरे से कोई बाहर निकल जाता है तो ये मेरा राइट बनता है कि किसको मैं ब्लॉक करूँ या ना करूँ। हाँ, सियासी बहस कोई करता है तो उससे मैं सियासी बहस सुबह से शाम तक करूँगा, लेकिन कोई किसी की ज़ात पर या कोई अखलाकी दायरे से निकल आता है तो मैं उसको सियासतदानी नहीं समझूँगा। बलूचिस्तान के मसाइल के लिए फार्मूला, टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या होगी अपोजिशन के सामने रखने के लिए? बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक बराबर सूबा तस्लीम किया जाए। आज दिन तक बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक हिस्सा समझने के बजाय बलूचिस्तान को एक कॉलोनी समझा गया है, और इस 73 सालों में बलूचिस्तान के साथ हुक्मरानों का रवैया है, चाहे वो इलेक्टेड हों, अनइलेक्टेड हों, चाहे वो अस्करी से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने बलूचिस्तान को एक नौआबादियती तर्ज के तौर पर उसको चलाने की कोशिश की है, और जिसके नताइज आज हमारे और आपके सामने हैं। जब तक कि बलूचिस्तान को इस मुल्क का एक हिस्सा नहीं समझा जाता और वो उस ज़हनियत जिसको कहते हैं ना माइंडसेट, उसको तब्दील नहीं किया जाता, बलूचिस्तान का मसला रोज़ क़यामत तक हल होने वाला नहीं और ना ही हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अख्तर मेंगर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के सीनियर सियासतदान बलूचिस्तान से हमारे साथ। आजकल अपोजिशन की तहरीक भी ज़ोरों पर है, अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिशों में है। हुकूमत दावेदार है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, लेकिन फ़ैसला उसी रोज़ होगा जिस दिन जो है कौमी असम्बली के अंदर तमाम अपोजिशन के और हुकूमत के अरकान आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को जो नाराज़ हैं उनको मना पाती है, साथ ले कर वापस अपनी मतलूबा तादाद पूरी कर पाती है, या अपोजिशन के साथ कुछ लोग चले जाएंगे। अगले हफ्ते जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।